हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरुणेंद्र प्रताप सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर अरस्तु आईएएस एकेडमी इंदौर से। तो दोस्तों, अरस्तु आईएएस एकेडमी के द्वारा एमपीपीएससी 220 के लिए प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 6/12/2020 को जो है तो मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं साहित्य नामक विषय पर जो है तो तीसरा पेपर लिया गया। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश की संस्कृति एवं साहित्य के टॉपिक पर जो पेपर हुआ था उसी का यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए आया हुआ हूँ। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इस टेस्ट पेपर में जो 100 क्वेश्चन आए थे उनके प्रारंभिक 50 क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में फिर 50 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चनों को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे जरूरी बात यह है कि जिस किसी को भी एकेडमी के पेपर प्राप्त हो रहे हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जिन्हें नहीं प्राप्त हो रहे हैं वो हमसे एकेडमी के नंबर में या व्हाट्सएप नंबर में या तो उसके जो आपका यूट्यूब है या किसी भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ठीक है, तो संपर्क करके आप पेपर को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारा इस पेपर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, क्वेश्चन नंबर पहला था कि कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है। ठीक है, इसके ऑप्शन है आपके पचमढ़ी होशंगाबाद में, दूसरा है सोडलपुर हरदा में, तीसरा है इंदौर खजराना में और चौथा है रीवा हनुमाना में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है सोडलपुर हरदा में। ठीक है, वर्ष 2017 या 18 की मध्य प्रदेश में की प्रारंभिक परीक्षा में यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कि कान्हा बाबा का मेला जो है वो सोडलपुर हरदा में आयोजित किया जाता है। लेकिन इसमें जो अन्य ऑप्शन भी हैं जैसे कि होशंगाबाद, तो हम यहाँ पर ये भी जानते चले कि इन जो ऑप्शंस दिए गए हैं अन्य, इनमें कौन कौन से मेले लगते हैं ताकि हमें वो भी याद हो जाए। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन दिया है होशंगाबाद, तो आपको याद होना चाहिए कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित एक जिला है और यहाँ पर पचमढ़ी बहुत एक पर्यटक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से रामजी बाबा का मेला और दूसरा नाग बाबा का मेला बहुत फेमस है। नाग बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो ये है आपके होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी स्थान पर। ठीक है, क्योंकि वहां पर एक बहुत प्राचीन मंदिर है जहां शिव जी का मंदिर है और कहा जाता है कि शिव जी के मंदिर से वो मेला निकलता है और वो कहाँ पहुंचता है, महादेव पर्वत पर। ठीक है, महादेव पर्वत पर भी एक मंदिर है, तो वो पूरा मेला वहां तक जाता है और मोस्टली यहाँ पर इस मेले में महाराष्ट्र से काफी सारे लोग जो है सम्मिलित होते हैं। तो याद रखना है आपको कि रामजी बाबा का मेला व नाग मेला जो है वो कहाँ लगता है, होशंगाबाद में, पचमढ़ी। इसके बाद सोडलपुर तो में हमने देखा कि कान बाबा का मेला आयोजित होता है और जो तीसरा ऑप्शन है आपका इंदौर खजराना में, तो यहाँ पर मेहर शाह बाबा का मेला लगता है इंदौर के खजराना स्थान पर। ठीक है, खजराना के गणेश मंदिर यहाँ पे बहुत फेमस है, इंदौर में है। और तीसरा है आपका रीवा, जो चौथा ऑप्शन है आपका रीवा, तो यहाँ पर रीवा में महामृत्युंजय का मेला लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमें अन्य ऑप्शन से भी हमें अन्य मेलों के बारे में पता लग गया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि गधों का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है। गधों का मेला, तो आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि ऑप्शन है आपका भोपाल, उज्जैन, झाबुआ और बालाघाट, तो वैसे आपको पुस्तकों में मिलेगा कि जो गधों का मेला है वो मध्य प्रदेश के सतना जिले में चित्रकूट नामक स्थान पर लगता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो उज्जैन जिला है, उज्जैन जिले में भी गधों का मेला आयोजित किया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर सतना जिला नहीं है तो आपका जो उज्जैन ऑप्शन है वो यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, कि गधों का मेला मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है, तो हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, उज्जैन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है। चंडी देवी का मेला ऑप्शन है चंदेरी में, फिर है घोघरा गांव में, उदयपुरा में और नेक्स्ट है आपका दतिया में। तो इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का वो है बी ऑप्शन, घोघरा गांव। ठीक है, ये घोघरा गांव कहां पर है, ये सीधी जिले में पड़ता है। तो होता क्या है दोस्तों कि मेला जो आयोजित होता है वो किसी पर्टिकुलर स्थान पर आयोजित होता है और वह स्थान जो है वो किसी न किसी
जिले या प्रदेश के अंदर आता है। तो एग्जाम में हमेशा जो कि अगर बहुत डेप्थ में पूछता है तो वो उस पर्टिकुलर स्थान का नाम देता है ऑप्शन में जहां पर वह मेला व उत्सव व पर्व जो है आयोजित किया जाता है। तो आपको बड़ी ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना रहता है, जो कि मेलों से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन जो है प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करेंगे चंडी देवी का मेला घोघरा गांव सीधी जिले में लगता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ कि चंदेरी, तो आपको चंदेरी जो है वो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में आता है और चंदेरी में जो है तो जोगेश्वरी देवी का मेला वहां पर आयोजित किया जाता है। इसी प्रकार जो दतिया है, दतिया में आपका सनकुआ का मेला, ये बहुत फेमस है, जो कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले में आयोजित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? पांडवनी, माचा, काठी और राई सोंग। तो आपको पता है कि जो काठी है ये एक लोक नृत्य है जो कि मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में होता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे होते हैं, हम उनको पढ़ते हैं। मैंने बहुत सी ऐसे ट्रिक्स बनाए हुए हैं ताकि जो लोक नाट्य है, लोक नृत्य है, लोक गीत है, जो कि मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम इन 4 क्षेत्रों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। एक है आपका मालवा का क्षेत्र, दूसरा है आपका निमाड़ का क्षेत्र, फिर हम पढ़ते हैं बुंदेलखंड में और फिर हम पढ़ते हैं बघेलखंड में। तो इन चारों में के क्षेत्र जो है तो लोक गीत, लोक गायन, लोक नाट्य, लोक चित्रकला, तो ये बहुत जरूरी है कि आपसे ये सारी चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे निमाड़ के जो लोक नृत्य हैं, हम इनको ऐसे याद करते हैं कि आड़ा खड़ा डंडा लेकर काठी की मांडलिया में फिफरिया गड़बड़ मनाएंगे। तो ये सारे जो एक लाइन में मैंने आपको अभी ये बोला, तो ये सारे क्या है, ये निमाड़ के क्या है, लोक नृत्य है। ठीक है, जैसे आड़ा खड़ा, तो आड़ा खड़ा एक लोक नृत्य है। ठीक है, डंडा नृत्य ये भी है। ठीक है, फिफरिया ये भी है, गणगौर ये भी लोक नृत्य है। कहाँ का? ये है आपके निमाड़ क्षेत्र का। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है, तो काठी जो है निमाड़ का है, माच जो है ये लोक नाट्य है जो कि मालवा में आयोजित होता है, और इसके बाद है राई सोंग। तो राई सोंग भी एक, राई जो है ये एक लोकगीत है। ये लोकगीत दोनों जगहों पर होता है। कहां पर होता है? बुंदेलखंड में भी, और कहां पर होता है? बघेलखंड में भी। ठीक है, तो अब इसका जो ऑप्शन निकल कर एक सामने आता है पांडवनी। तो पांडवनी जो है उसका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से नहीं है, इसका संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। ये जो पांडवनी है ये एक लोक गायन है, लोक गायन, और मतलब कह सकते हो कि लोक गायन की एक विधा है। और इसके लिए जो है एक महिला है जिनका नाम मिलता है तीजन बाई। ये तीजन बाई बहुत फेमस है इसके लिए, पांडवनी लोक गायन के लिए, जो कि भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में प्रचलित है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन निकलकर सामने आता है कि कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है, तो ऑप्शन ए सही होगा, पांडवनी, क्योंकि काठी, माचा और राई सोंग का संबंध हमारे मध्य प्रदेश से है। ठीक है, तो मैं राई सोंग के बारे में थोड़ा सा बात कर रहा था यहाँ पर कि जो राई है वो बुंदेलखंड में भी होती है और मध्य प्रदेश में भी होती है। बस अंतर सिर्फ इतना मिलता है कि जो बुंदेलखंड की जो राई जो होती है उसमें महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं, और जो बघेलखंड में जो राई होती है उसमें जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों का वेश बना करके और वो राई जो है वहां पर डांस करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ वहां पर जो है तो जो वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है आपके बुंदेलखंड में, वो मृदंग का यूज किया जाता है, मृदंग। ठीक है, और बिढ़नी क्या होता है कि जो महिलाएं डांस कर रही होती हैं, इनके बीच में जो महिला डांस कर रही होती है इसको क्या कहा जाता है? बिढ़नी कहा जाता है। ठीक है, जबकि बघेलखंड की बात करें तो यहाँ पर जब राई नृत्य किया जाता है तो उसमें ढोलक वगैरह की थाप के माध्यम से वो किया जाता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि कलगी तोर्रा प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली प्रचलित है। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो यहाँ पर लिखा हुआ कि कलगी तोर्रा क्या है? प्रतिस्पर्धात्मक लोक गायन शैली है, मतलब ये प्रतिस्पर्धा के तौर पर गाया जाता है। ठीक है, अब कलगी तोर्रा के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो ये प्रतिस्पर्धात्मक है, तो प्रतिस्पर्धा किन्हीं न किन्हीं दो पक्षों के बीच में होगी। तो यहाँ पर भी ये जो गायन शैली है यहाँ पर भी दो पक्ष होते हैं। ठीक है, एक पक्ष का नाम होता है क्या? कलगी, और दूसरे का नाम होता है क्या? तोर्रा। ठीक है, कलगी तोर्रा ये दो पक्ष हैं, इन्हीं दोनों पक्षों के नाम पर जो है तो इसका नामकरण हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ प्रचलित है? ऑप्शन है आपका बुंदेलखंड में, निमाड़ में, मालवा में
और बघेलखंड में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका निमाड़ में। ठीक है, क्योंकि जो कलगी तोड़रा का आयोजन किया जाता है ये कहाँ का है, ये है आपके निमाड़ क्षेत्र में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका छठवां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय विधि की बात कर रहा, मतलब कि ये एक लॉ की बात कर रहा है, तो लॉ कॉलेज की बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन है आपका भोपाल, इंदौर, सागर और जबलपुर। तो राष्ट्रीय विधि संस्थान, तो राष्ट्रीय विधि संस्थान मतलब कि ये बात कर रहा है NLIU की। ठीक है, नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये कहां पर स्थापित है, ये है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय स्तर का ये संस्थान है जिसकी स्थापना 1997 में की गई थी। ठीक है, अब आपको पता है कि जैसे कि अगर कोई विश्वविद्यालय है उनको मान्यता प्रदान कौन करता है, उनको यूजीसी मान्यता प्रदान करता है। अगर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है या विश्वविद्यालय है उसको कौन मान्यता प्रदान करेगा, उसको करेगा AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अगर ये विधि संस्थान है तो इसको कौन मान्यता प्रदान करेगा, इसको करेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित होता है आपका कौन, NLIU। ठीक है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो कि आपके भोपाल में है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा किस विश्वविद्यालय को दिया गया। ऑप्शन है राजा भोज विश्वविद्यालय भोपाल, राजा भोज विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1991 में की गई जो कि कहां पर स्थापित है, भोपाल में। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यह मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 1947 में, मतलब कि आजादी के पूर्व ही सागर में कर दी गई थी। ठीक है, तो ये एक जो कि इसे 2008 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का भी दर्जा दिया गया, लेकिन ये एक मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त नहीं है। फिर ऑप्शन सी है कि राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अब इसमें क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है रीवा, लेकिन ये रीवा में नहीं है, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो है भोपाल में है और इसकी स्थापना 1998 में की गई। फिर ऑप्शन डी है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा, तो ये रीवा में स्थापित है, इसकी स्थापना जो है 1968 में की गई। तो इन चार ऑप्शनों में से किस विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा मेगा यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राजा भोज विश्वविद्यालय भोपाल, ये सही होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्रदेश का एकमात्र कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय कहां पर है। कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, ऑप्शन है सागर, मंदसौर, जबलपुर, उज्जैन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है जबलपुर। ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि अगर क्वेश्चन पूछता कि केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहां पर स्थापित है, ठीक है, तो ऑप्शन में अगर भोपाल होता तो भोपाल सही होता। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान ये भोपाल में है और कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय ये है आपके मध्य प्रदेश के जबलपुर में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जबलपुर। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है। राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ऑप्शन है आपके चित्रकूट, रीवा, सागर और ग्वालियर। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर में है आपका राज्य सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान। ठीक है, ऑप्शन फिर है क्वेश्चन नंबर 10 कि मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कब और कहां खुला, कहां स्थापित किया गया। तो मध्य प्रदेश के बारे में पूछा है कि मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र, तो इसमें ऑप्शन है कि 1956 में भोपाल में, 1955 इंदौर में, 1967 भोपाल में, 1956 इंदौर में। तो आपको याद होना चाहिए कि जो मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र है उसकी स्थापना 22 मार्च 1955 में कहां पर की गई, इंदौर में की गई। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र है, जबकि जो दूसरा आकाशवाणी केंद्र है उसकी स्थापना करी गई भोपाल में 1956 में। ठीक है, इसी प्रकार से जो तीसरा है वो आपका है ग्वालियर में और चौथा जो है आकाशवाणी केंद्र मध्य प्रदेश का वो है जबलपुर में स्थापित किया गया 1964 में ग्वालियर में और 1964 में ही कहा किया गया, जबलपुर में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के पहले चार आकाशवाणी केंद्र हैं जिनकी स्थापना प्रदेश में की गई। ठीक है, तो
इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही होगा 22 मार्च 1995 इंदौर में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 है कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा था। इसमें ऑप्शन ए है भोपाल अखबार, दूसरा है मालवा अखबार, तीसरा है ग्वालियर गजट और चौथा है इंदौर अखबार। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ग्वालियर गजट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो ग्वालियर गजट ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कि मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र जो था वो ग्वालियर गजट था। वो कैसे, अभी मैं बताता हूं। क्योंकि आपको पता है कि जो भारत में जो प्रेस का जन्मदाता कहा जाता है वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की को माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले भारत में 1780 में जो है तो एक अखबार का प्रकाशन इन्होंने किया था। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो मध्य प्रदेश का जो पहला अखबार था वो था ग्वालियर अखबार। ठीक है, ग्वालियर अखबार जिसकी स्थापना जो है 1840 में की गई, लेकिन समय समय पर इसका नाम जो है बदलता गया। ठीक है, कभी ग्वालियर अखबार था प्रारंभ में, फिर वो ग्वालियर गजट हो गया। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही होगा। तो अब इसमें एक ऑप्शन है बी में कि मालवा अखबार, तो मालवा अखबार के बारे में बात कर लेते हैं कि मालवा अखबार का प्रकाशन जो है वो 1848 से प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में यह हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में छपा, लेकिन बाद में चल करके यह मराठी भाषा में भी इसका प्रकाशन जो है होने लगा था। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र जो है वो ग्वालियर अखबार है। इसका ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर 12वां क्वेश्चन है कि दूध लौटावा पद्धति किस जनजाति में पाई जाती है। भील, कोल, बैगा और गोंड में। तो दूध लौटावा पद्धति जो है वो मध्य प्रदेश के गोंड जनजाति में पाई जाती है। दूध लौटावा का मतलब है कि जो बुआ है, जो मामा है, इनके बेटा या बेटी आपस में विवाह जो है कर सकते हैं। तो ये जो पद्धति है ये किस जनजाति में प्रचलित है, ये आपकी गोंड जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, अब इसी में ऑप्शन है आपके भील और, तो भीलों में एक पर्व होता है जो कि बहुत फेमस है, उस पर्व का नाम है भगोरिया उत्सव। ठीक है, ये भी लगभग होली के समय में लगभग ये 7 दिनों तक चलने वाला त्योहार है भगोरिया। इसमें 3 भागों में ये बटा होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके प्रीलिम्स में भी और आपके मेंस में भी। उसी प्रकार से एक प्रथा चलती है घोटुल प्रथा। घोटुल प्रथा किस जनजाति में है, तो वो होगा आपका गोंड जनजाति में है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है आपको पढ़ते समय। तो क्वेश्चन नंबर 13 है कि भीलों के घर को क्या कहते हैं। भीलों के घर को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कू, ऑप्शन बी फाल्या, ऑप्शन सी चीमाता और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है भीलों के घर को क्या कहा जाता है, भीलों के घर को कहा जाता है को। ठीक है, तो ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें वो सही होगा। ऑप्शन बी कहता है फाल्या। तो फाल्या क्या है, फाल्या जो कि भीलों का जो घर है वो कुछ ऐसा बना रहता है। ठीक है, मतलब एक श्रेणी में, तो ये जहां इनके घरों का निवास है, जहां ये निवास करते हैं, इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं फाल्या के नाम से, जो कि आपका ऑप्शन बी है। और ऑप्शन सी में कहता है चिमाता। तो चिमाता क्या है, तो जो भीलों के द्वारा की जाने वाली खेती है, तो उस कृषि पद्धति का जो नाम मिलता है वो है आपका चिमाता। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आप उनके बारे में जानते हैं तो निश्चित रूप से जो है तो आप अपना उत्तर जो है सही चुनेंगे। ठीक है, तो भीलों के घर को को कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि पिथौरा भित्ति चित्रकला प्रचलित है भीलों में, गोंड में, बैगा में, भारिया में। तो जो पिथौरा भित्ति चित्र है वो प्रचलित है भीलों में, और निश्चित तौर पर ये एक इनका एक पिथौरा उत्सव होता है। उस पिथौरा उत्सव में ये जो है तो पिथौरा भित्ति चित्र, भित्ति का मतलब है दीवार, तो दीवार में बनाई जाने वाली जो पेंटिंग होती है उसी को हम कहते हैं पिथौरा भित्ति चित्र। इसमें मोस्टली वो भील जो है वो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं, और साथ ही साथ जो है तो ये मध्य प्रदेश के झाबुआ हो गया, धार हो गया, मनावर हो गया, इन क्षेत्रों में जो है तो इन क्षेत्रों में निवास करने वाले भील जो है तो इस पिथौरा भित्ति चित्र के लिए जाने जाते हैं। फिर 15वां क्वेश्चन है कि मौसम वेधशाला मध्य प्रदेश में कहां है। तो मध्य प्रदेश में मौसम वेधशाला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में है। ठीक है, ऑप्शन में आपका ए जो है वो इंदौर ही है।
तो इंदौर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, जबलपुर, तो इंदौर होगा। ठीक है, कि मौसम वेधशाला कहां पर है, वो इंदौर में है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि कालिदास अकादमी की स्थापना कब और कहां की गई। ठीक है, कालिदास अकादमी, तो आपको पता है कालिदास एक समारोह भी आयोजित किया जाता है जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में है। ठीक है, होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आपको ये बात पता चल गई कि जो कालिदास का संबंध है वो किस जिले से है, उज्जैन से। तो ये जो है कालिदास अकादमी, इसकी भी स्थापना उज्जैन जिले में की गई। अब बस याद करना है आपको कि कब की गई। तो ऑप्शन देखते हैं कि जो ए ऑप्शन है वो है 1977 इंदौर, तो निश्चित तौर पर गलत होगा। 1997 उज्जैन, ये सही हो सकता है। और सी ऑप्शन है कि 1975 जबलपुर, और डी है 1978 ग्वालियर। तो यहां पर देखिए इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर ये तीनों नहीं है। इसका मतलब कि 1977 उज्जैन में कालिदास अकादमी की स्थापना की गई। ठीक है, तो उसी प्रकार से कालिदास समारोह भी कहां होता है, उज्जैन में। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रेमचंद्र सृजन पीठ कहां पर स्थित है। अब मध्य प्रदेश में मोस्टली जब हम सृजन पीठों के बारे में बात करते हैं तो हमें 4 सृजन पीठ निकलकर सामने आते हैं। ठीक है, एक है निराला सृजन पीठ कहां पर है। ठीक है, प्रेमचंद्र सृजन पीठ कहां पर है ना, गजानन माधव मुक्तिबोध सृजन पीठ, या सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पूछता है, या बाल साहित्य सृजन पीठ कहां पर है। अगर आपको ये पांचों याद है तो इनका संबंध कहां से है ये आपको चीजें पता चल जाती है। ठीक है, तो बात करेंगे प्रेमचंद्र सृजन पीठ कहां पर है। तो जैसे मैं बात करूं कि जो निराला है, मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, जो निराला है इनका सृजन पीठ जो है वो भोपाल में है। भोपाल में एक विश्वविद्यालय है जिसका नाम मिलता है बरकतुल्ला। ठीक है, तो बरकतुल्ला में भी क्या आता है, ला, तो निराला में भी आता है क्या, ला, तो इनका संबंध आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका मुक्तिबोध जो है सृजन पीठ, इनका संबंध मिलता है आपके डॉक्टर हरि सिंह गौर से। ठीक है, इसी प्रकार है कि प्रेमचंद का संबंध कहां मिलता है। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 17 का है ना। तो प्रेमचंद इसी प्रकार से प्रेमचंद का संबंध मिलता है आपको, ये मिलता है विक्रम विश्वविद्यालय। विक्रम विश्वविद्यालय कहां पर है, ये है आपका उज्जैन में। हरि सिंह कहां है, ये आपका सागर में है। इसी प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान का संबंध ये है आपके जबलपुर से, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। और एक है आपका बाल साहित्य सृजन पीठ। बाल साहित्य सृजन पीठ का संबंध कहां से है, भोपाल से। ठीक है, तो ये 5 सृजन पीठ है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्रेमचंद सृजन पीठ कहां पर स्थित है। तो प्रेमचंद की बात यह है विक्रम विश्वविद्यालय और उज्जैन में। तो ऑप्शन देखिए, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय नहीं हो सकता, विक्रम विश्वविद्यालय बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये इसका सही होगा। और आगे के ऑप्शन देखते हैं कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, तो हमने देखा कि बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का जो संबंध है वो किससे है, वो निराला जी से है। ठीक है, और जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर, तो यहाँ पर उसका भी नाम हमें देखने नहीं मिलता है। ठीक है, तो प्रेमचंद्र सृजन पीठ जो है वो ऑप्शन नंबर बी विक्रम विश्वविद्यालय से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहां पर स्थित है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है आपका भोपाल। ठीक है, तो दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय जो है वो भोपाल में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 ध्रुपद संगीत अकादमी की स्थापना कहां की गई। ध्रुपद संगीत, क्योंकि ये एक ध्रुपद संगीत, ये एक कला, ये एक संगीत की विधा है ध्रुपद। और इसमें जो है तो गुरु शिष्य से परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कि जो गुरु होता है, जो शिष्य है वो अपने गुरु से संगीत सीखता है और फिर जब वो किसी और को सिखाएगा तो धीरे धीरे जो है तो एक व्यक्ति से जो है तो वो अनेक व्यक्तियों तक वो कला, वो विधा जो है ध्रुपद वो पहुंचती है। ठीक है, तो इसी गुरु शिष्य परंपरा को बढ़ावा देने के लिए जो है ध्रुपद संगीत अकादमी की स्थापना 1981 में भोपाल में की गई। ठीक है, तो ध्रुपद संगीत अकादमी कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में ही है आपका भोपाल, तो भोपाल में। फिर अभिनेता अशोक कुमार का वास्तविक नाम क्या है, अभिनेता अशोक कुमार का। ठीक है, इनका भी संबंध हमारे मध्य प्रदेश से रहा है, लगभग मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इनका जन्म हुआ था लगभग 1911-12 में। तो अब देखते हैं कि अभिनेता अशोक कुमार का वास्तविक नाम, ऑप्शन है मुकुंद लाल गांगुली,
ऑप्शन बी है दादा मुनि, ऑप्शन सी है बाल मुकुंद गांगुली, ऑप्शन डी है अनूप कुमार। ठीक है, तो इसमें जो इनका वास्तविक नाम मिलता है वो है कुमुदलाल गांगुली। ठीक है, जबकि ऑप्शन बी में है दादा मुनि, तो इनको दादा मुनि भी कहा जाता था। कहने का मतलब कि जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, उनके साथीगण थे, वो उन्हें दादा मुनि के नाम से जानते थे, जबकि अशोक कुमार का वास्तविक नाम जो था वो कुमुदलाल गांगुली था। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। फिर 21 में देखें कि निम्नलिखित में से कौन से कवि सांसद मंत्री भी रहे। तो इसमें है डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, मणिक वर्मा, बाल कवि बैरागी और डॉक्टर बशीर बद्र। तो इसमें जो है तो शिवमंगल सिंह कभी ये इनका संबंध राजनीति से नहीं रहा, मणिक वर्मा भी हैं, बशीर बद्र भी हैं, तो इनका संबंध हमें राजनीति से नहीं दिखता। लेकिन जो बाल कवि बैरागी है, बाल कवि बैरागी, ये जो है इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से भी है। मध्य प्रदेश की जो मंदसौर जिले की मनासा तहसील है, यहाँ पर इनका संबंध स्थापित होता है और मंदसौर जिले से ही ये राज्यसभा में मंत्री भी रहे और साथ में लोकसभा में भी ये सांसद के पद पर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी बाल कवि बैरागी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, कहते हैं कि 1998 और 2004 के मध्य ये राज्यसभा के सदस्य रहे, जबकि 1984 से 1989 के मध्य ये जो है तो लोकसभा के मेंबर थे और 1998 से 2004 के मध्य राज्यसभा थे। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि प्रसिद्ध हास्य अभिनेता महमूद अली का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, महमूद अली, तो महमूद अली एक हास्य अभिनेता थे। इनका जो संबंध है वो मध्य प्रदेश के किस जिले से हुआ, किस जिले से है। तो ऑप्शन देखें कि भोपाल, दतिया, ग्वालियर और जबलपुर। तो इनका जो संबंध मिलता है वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले से मिलता है। ठीक है, महमूद अली ये एक हास्य अभिनेता है। इनकी कुछ प्रमुख जो फिल्में हैं जैसे कि पड़ोसन है, दो फूल हैं, कुंवारा बाप है, ये इनकी प्रमुख फिल्में हैं। ठीक है, तो आप इनको कभी टाइम मिले तो देख भी सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि 21 सितंबर 2012 को बौद्ध विश्वविद्यालय का शिलान्यास स्थल है। 2012 की बात है। अब आपको पता है कि मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में जो रायसेन जिले में जो सांची की में ही एक बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 2012 में, उसका शिलान्यास हुआ था। उस समय पर कई बड़े बड़े लोग हमारे प्रदेश में आए थे, जैसे कि हमारे जो श्रीलंका के उस समय पर राष्ट्रपति थे महिंद्रा राजपक्षे, और उस समय पर जो भूटान के प्रधानमंत्री थे खिलने महोदय, ये भी मध्य प्रदेश में आए थे जब ये शिलान्यास हो रहा था यहाँ पर बौद्ध विश्वविद्यालय का। ठीक है, तो ये पूछा है कि बौद्ध विश्वविद्यालय का शिलान्यास स्थल है तो सांची, भोपाल, उदयगिरी, बुधनी। तो बौद्ध विश्वविद्यालय सांची जो है उसका संबंध भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आप यहाँ पर कनेक्शन को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। फिर 24 है मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की। भास ने, कालिदास ने, भवभूति ने, बाणभट्ट ने। तो मालती माधव रचना जो है वो आपके भवभूति की है। भवभूति को भारत का मिल्टन भी कहा जाता है। ठीक है, तो मालती माधव के साथ साथ इनकी जो प्रमुख रचनाएं मिलती हैं वो है आपका उत्तर रामचरित, महावीर चरित। ठीक है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं आपके भवभूति की। ठीक है, तो मालती माधव नाटक किसने रचा, ये इनकी रचना की भवभूति। मतलब क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर 25वां क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी स्थित है। राजा रमन्ना की बात कर रहा है, मतलब वो बात कर रहे हैं राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी RRCAT की। तो आपको पता होना चाहिए ये एक लेजर अनुसंधान आधारित एक केंद्र है जो कि बार्क के नेतृत्व में कार्य करता है। बार्क, BARC मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो RRCAT की पूछ रहा है कि ये कहां पर है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका चेन्नई, इंदौर, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो इसकी स्थापना कहां पर की गई है, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में की गई। तो प्रारंभ में जो कि इसका नाम क्या था, सिर्फ कैट था। ठीक है, लेकिन इसका नाम में फिर बदल दिया गया 2005 में। 2005 में जो है राजा रमन्ना का नाम इसमें जोड़ दिया गया, तो इसको कहा जाने लगा RRCAT। ठीक है, याद रहेगा। कहते हैं कि ये विश्व का तीसरा और एशिया का पहला लेजर आधारित
अनुसंधान केंद्र है जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में की गई। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मैहर की प्रसिद्धि का कारण क्या है। मैहर एक धार्मिक स्थान भी है जो कि मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। ठीक है, अभी तो मैहर को भी जिला बनाने के लिए जो है तो काम चल रहा है। तो बात करते हैं कि मैहर की प्रसिद्धि का क्या कारण है। ऑप्शन है सुंदर मंदिर के लिए, प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण, प्रसिद्ध वन विहार होने से, ज्योतिर्लिंग के कारण। तो ज्योतिर्लिंग मैहर में है नहीं, ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही है, और तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। प्रसिद्ध वन विहार होने के कारण तो वहां पर भी ऐसा कोई वन विहार है नहीं, ना तो राष्ट्रीय उद्यान है ना तो वहां पर अभ्यारण्य है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, सुंदर मंदिर के लिए या प्रसिद्ध संगीतज्ञ के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि मैहर की प्रसिद्धि के दोनों कारण हैं। कहने का मतलब कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ के कारण भी आपको पता है कि वहां पर अलाउद्दीन खां का संबंध रहा है मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर से। ठीक है, वहां पर उन्होंने मैहर बैंड की स्थापना भी की अलाउद्दीन खां ने। इसके बाद जो ऑप्शन नंबर ए है, अब चूंकि आपको इसमें सिर्फ एक का ही चयन करना है, ठीक है, सुंदर मंदिर के लिए, तो मुझे लगता है कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो ज्यादा यहाँ पर प्रामाणिकता अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है, जो कि मैहर की प्रसिद्धि का कारण वहां पर स्थापित मैहर शारदा देवी का मंदिर है। ठीक है, एक पहाड़ी है जिसको कि त्रिकूट पर्वत के नाम से जाना जाता है, उस पहाड़ी के ऊपर जो है उनका मंदिर बना हुआ है, शारदा देवी का मंदिर है। तो उस मैहर की प्रसिद्धि का कारण जो है वहां पर स्थित मंदिर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप यहाँ पर मुझे ज्यादा सही लगता है। लेकिन संगीतज्ञ जो है उनका भी संबंध जो है मैहर से रहा है। फिर निम्न में असंबंध है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में असंबंध है। पहला है निराला सृजन पीठ भोपाल में है, प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन में है, मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर में है, और सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ ग्वालियर में है। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बोर्ड में 5 जो सृजन पीठ है उनके बारे में बताया था कि निराला जो है वो भोपाल बरकतुल्लाह से संबंधित है, प्रेमचंद सृजन पीठ उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय, मुक्तिबोध सृजन पीठ सागर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, और सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ जो है उसका संबंध दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ ग्वालियर, ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है गलत होगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 28 है आल्हा खंड किसकी रचना है। ऑप्शन में है घाघ, जगनिक, ईसुरी और संत सिंगाजी। ठीक है, तो ये चारों जो ऑप्शन है ये चारों हमारे मध्य प्रदेश के आप कह सकते हैं ये साहित्यकार हैं, एक स्थानीय साहित्यकार हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में इनका वर्चस्व रहा है किसी समय पर। तो आल्हा खंड किसकी रचना है, अगर मैं सीधे आंसर की बात करूं तो यहाँ पर आंसर है कौन, जगनिक। ठीक है, जगनिक जो है ये कनिंजर नरेश परिमल देव के शासन काल में उनके वहां पर उनको संरक्षण प्राप्त हुआ था। इन्होंने एक परिमल रासों की भी रचना की, परिमल रासों, और इन्होंने आल्हा खंड की भी रचना की। आल्हा खंड जो है एक आपने सुना होगा आल्हा और उदल की कहानियों के बारे में, है ना, कि जो राजा थे परमर्दी देव उनके ये 2 सेनापति हुआ करते थे, और जो लगभग पृथ्वीराज चौहान जिनको हम पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, उनसे युद्ध करते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, तो 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन यहाँ पर जो घाघ है जो इनके बारे में भी कहा जाता है, इनको जो है तो कृषि पंडित के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और ये जो थे ये अकबर के समकालीन थे। तो घाघों को कृषि पंडित क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये जो दोहे अपने रचते थे तो उनमें ही वो कृषि, पानी कब गिरेगा, फसल कब बोनी चाहिए, कब जमीन की जुताई करनी चाहिए, कब खाद देनी चाहिए, ये सब चीजें वो अपने दोहों के माध्यम से ही वो कह देते थे। ठीक है, इसलिए इन्हें कृषि पंडित भी कहा जाता था घाघ को। ईसुरी जो है वो लोक गायन की एक पद्धति है जिसको हम फाग के नाम से जानते हैं, जो होली के समय पर गाई जाती है। तो फाग को प्रचलित करने का जो श्रेय जाता है वो ईसुरी को ही जाता है। फिर है आपका संत सिंगाजी, इनका संबंध पश्चिमी निमाड़ से है। ठीक है, तो ये जो है तो ये कबीर के समकालीन इनको माना जाता है कि ये कबीर के समय पर थे। ठीक है, इन्होंने भी कई सारी रचनाएं लिखी, जैसे कि 7 वार, 12 मासी, 15 तिथि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं संत सिंगाजी की। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में गलत कथन है। गलत कथन को निकालना है। पहला देखें कि कंघी बनाने में निपुण है बंजारा जनजाति। बिल्कुल सही है ये कि जो कंघी बनाने का जो कार्य किया जाता है वो बंजारा जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये सही है। छिपा शिल्प झाबुआ में प्रसिद्ध है, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो छिपा शिल्प है वो जो है तो मध्य प्रदेश के धार, यही कुची और झाबुआ के क्षेत्र में जो है प्रसिद्ध है। फिर ऑप्शन नंबर सी है आपका, कोरकू जनजाति पूर्वी मध्य प्रदेश की निवास करती है, तो ये यहाँ पर हमें गलत दिखलाई पड़ता है, क्योंकि जो कोरकू जनजाति है वो मध्य प्रदेश के दक्षिणी जिलों में निवास करती है, जिनमें आपका बैतूल आता है, होशंगाबाद है, छिंदवाड़ा है, तो इन जिलों पर निवास करती है आपकी कोरकू जनजाति। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में नहीं, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में करती है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत कथन है। जबकि ऑप्शन डी की भी बात करें कि पिथौरा भित्ति चित्र जो है वो भील जनजातियों द्वारा बनाई जाती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत कथन है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, हाबू दत्त के शिष्य थे। हाबू दत्त के शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए है तानसेन, बैजू बावरा, अलाउद्दीन खां, बाज बहादुर। तो तानसेन जो थे वो किसके शिष्य थे? हमने पढ़ा था वो मोहम्मद गौस के शिष्य थे तानसेन, और इन दोनों का मकबरा भी, तानसेन का मकबरा, मोहम्मद गौस का भी मकबरा जो है आसपास में बना हुआ है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में। जबकि बैजू बावरा की जो समाधि इसका है वो चंदेरी जिले में है। चंदेरी जो है अशोकनगर जिले में आता है, चंदेरी नामक स्थान पर। ठीक है, तो हाबू दत्त के शिष्य कौन थे? तो हाबू दत्त के शिष्य थे, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, अलाउद्दीन खां। ठीक है, अब हाबू दत्त कौन थे? अलाउद्दीन खां के बारे में भी हमने बात की कि ये संगीतज्ञ थे, सरोदवादक थे, और इन्होंने जो है मैहर बैंड की स्थापना भी की। हाबू दत्त जो है वो स्वामी विवेकानंद के ये बड़े भाई थे। ठीक है, और ये शिष्य, ये गुरु थे किसके? अलाउद्दीन खां के। जबकि बाज बहादुर के बारे में हमने देखा था कि ये जो है तो बाज बहादुर का संबंध जो है राजगढ़ से रहा है, मांडू से रहा है। इनकी एक पत्नी थी रूपमती, और संभवतः सारंगपुर की लड़ाई में अकबर ने इनको पराजित कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 31 है कि मध्य प्रदेश से संबंधित चित्रकार नहीं है। ऑप्शन है सतीश गुजराल, मकबूल फिदा हुसैन, सैयद हैदर राजा, रमेश पटेलिया। ठीक है, तो इसमें ये जो मकबूल फिदा हुसैन है, इनका संबंध, जो कि ये इनका जन्म तो हालांकि पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन इन्होंने क्या था कि इन्होंने मध्य प्रदेश में इंदौर में जो कला अकादमी थी, यहाँ से इन्होंने अपनी कला को सीखा था। इसके बाद सैयद हैदर राजा, इनका जन्म जो है नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था, और रमेश पटेलिया, तो रमेश पटेलिया का भी संबंध हमारे मध्य प्रदेश से है, लेकिन जो सतीश गुजराल है इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से नहीं है। ये बहुत पहले लगभग 1925 में इनका जन्म हुआ था, और ये तत्कालीन पाकिस्तान में निवास कर रहे होते हैं, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए ये जो है सही होगा। ठीक है, कि सतीश गुजराल का संबंध हमारे मध्य प्रदेश से नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगर और बात करें कि मध्य प्रदेश के और प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं, तो आपने डीडी देवलालीकर का नाम सुना होगा, विष्णु चिंचालकर का नाम सुना होगा, ठीक है, मंजूषा गांगुली का नाम सुना होगा, तो ये सारे जो है ये मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 32 है कि हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन किसने लिखा? आनंद रघुनंदन जो कि हिंदी का पहला नाटक है, ये किसने लिखा? ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, नरेश विश्वनाथ सिंह, पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ पर बात करें कि जो नरेश विश्वनाथ सिंह है, इन्होंने ही आनंद रघुनंदन की रचना की थी, जो कि हिंदी का पहला नाटक है। अब ये जो आपके नरेश विश्वनाथ सिंह है, ये ये रीवा रियासत के महाराजा हुआ करते थे, और इन्होंने ही इसकी रचना की थी। ठीक है, ये जो है तो इसको रंगमंच की दुनिया का आधार स्तंभ भी माना जाता है आनंद रघुनंदन को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 32 का सही होगा। 33 की बात करें कि मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी नहीं है, कौन से ऐसा ऑप्शन में है कि जो मध्य प्रदेश के रंगकर्मी नहीं है? इसमें बाबा डीके, हाबिब तनवीर, आलोक चटर्जी, विभू कुमार।
ठीक है। तो बाबा डीके का संबंध जो है तो मध्य प्रदेश के नीमच जिले से है, नीमच जिले में जन्म हुआ था इनका। जबकि हाबिब तनवीर का जन्म ये रायपुर जिले से हुआ था। तब तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लगभग एक के 2000 में ये अलग हो गए थे। तो इनका जन्म जो था तत्कालिक मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में हुआ था। उसी प्रकार आलोक चटर्जी का संबंध जो है जबलपुर से है और विभू कुमार का संबंध सागर से है। तो अगर वैसे देखा जाए कि इन चारों का संबंध मध्य प्रदेश से रहा है, लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो जो हाबिब तनवीर है उनको हम जो है तो यहाँ पर निग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि इन तीनों का संबंध मध्य प्रदेश से है, बाबा डीके, आलोक चटर्जी और विभू कुमार का। लेकिन जो हाबिब तनवीर है वो अब तत्कालिक समय में वो छत्तीसगढ़ में उनका जन्म हुआ, रायपुर में है। ठीक है। फिर 34 देखें कि निम्न मेले व संबंध स्थल में गलत है। कान्हा बाबा का मेला होशंगाबाद दिया हुआ है। सिंगा जी का मेला ये दिया है पिपलिया पश्चिमी निमाड़ में होता है। ये जोगेश्वरी देवी का मेला नीमच में है और शहीद मेला सनावद। ये अब इनमें से कौन सा मिलान गलत है? तो देखिए सिंगा जी का मेला जो है वो पिपलिया, ये बिल्कुल सही है, पश्चिमी निमाड़ में होता है, खरगोन जिले में पिपलिया नामक स्थान पर जो है तो ठीक है। इसके बाद जोगेश्वरी देवी का मेला ये नीमच, तो ये नीमच में नहीं होता है। जोगेश्वरी देवी का मेला चंदेरी में होता है जो कि अशोकनगर जिले में है। ठीक है। और शहीद का मेला ये सनावद में होता है, यहाँ पर गुना जिले में। लेकिन कान्हा बाबा का मेला, तो कान्हा बाबा का मेला हमने पढ़ा था कि ये सोडलपुर में होता है, हरदा में। तो यहाँ पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला है कान्हा बाबा का मेला, ये भी यहाँ पर असंबंध है, और दूसरा है सी ऑप्शन में जोगेश्वरी देवी का मेला, ये कहाँ पर होता है? चंदेरी में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, दो ऑप्शन है जो कि यहाँ पर जिनका मिलान सही नहीं है। ठीक है। तो इसके दो ऑप्शन होंगे, एक ए ऑप्शन और दूसरा सी ऑप्शन। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें कि मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। महात्मा गांधी सम्मान, कालिदास सम्मान, इकबाल सम्मान और तुलसी सम्मान। तो महात्मा गांधी सम्मान के बारे में ये भी मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है और इस सम्मान की स्थापना लगभग 1995 में किया गया था। और इस सम्मान के स्वरूप लोगों को जो है तो 10 लाख पुरस्कार राशि के रूप में दिया जाता है। ठीक है। और कालिदास की बात करें तो कालिदास सम्मान में 2 लाख रुपए दिया जाता है और एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है और इसकी स्थापना 1980 में किया गया। इसके बाद इकबाल सम्मान की स्थापना 1986 में और इसमें भी 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। और तुलसी सम्मान की बात करें तो इसमें भी आपका 2 लाख रुपए दिया जाता है और 1983 में इसकी स्थापना की गई। तो देखें तो 10 लाख रुपए मिलता है आपका महात्मा गांधी सम्मान में, तो इस हिसाब से यह सर्वोच्च सम्मान जो है तो हुआ। ठीक है। तो 35 का ऑप्शन नंबर ए। फिर 36 क्वेश्चन है कि उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार है। उर्मिला, तो इस बालकृष्ण शर्मा नवीन, गजानन माधव मुक्तिबोध, भवानी प्रसाद मिश्र, हरिशंकर परसाई। ठीक है। तो उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार हैं आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनकी कुछ और रचनाएं भी हैं, जैसे कि कुमकुम हो गया, उर्मिला हो गया, प्राणार्पण हो गया, ये इनकी प्रमुख रचनाएं भी हैं आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन की। ठीक है। गजानन माधव मुक्तिबोध, इनकी भी काफी रचनाएं हैं, जैसे कि काट का सपना है और चांद का मुंह टेढ़ा है, विपात्र है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसी प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र की भी है कि दुखी है मन, है ना, गांधी सप्तशती है, अंधेरी कविताएं हैं, सतपुड़ा के घने जंगल हैं, बुनी हुई रस्सी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और हरिशंकर परसाई की बात करें तो जैसे बेईमान बोट, ठिठुरता हुआ बसंत है, ठीक है, रानी नागफनी की कहानी है, तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 में का ऑप्शन नंबर ए बालकृष्ण शर्मा ये सही होंगे। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें कि सांकेत रामायण कला संग्रहालय कहाँ है? तो ये रामायण कला संग्रहालय जो है ओरछा में स्थापित है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। फिर 38 क्वेश्चन देखते हैं कि लोक एवं पारंपरिक कला के लिए सम्मान दिया जाता है। कौन सा सम्मान ऐसा है जो लोक एवं पारंपरिक कला के लिए दिया जाता है? तो ऑप्शन है कबीर सम्मान, तुलसी सम्मान, तानसेन सम्मान, इकबाल सम्मान। तो इसमें जो है तुलसी सम्मान जो है वो है लोक एवं पारंपरिक कला के लिए
दिया जाने वाला। ठीक है, तो थोड़ा सा और हम बात कर ले तो जो अभी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो कबीर सम्मान क्यों दिया जाता है? कबीर सम्मान दिया जाता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भारतीय भाषाओं में रचना करने वाले व्यक्ति को जो है तो वो कबीर सम्मान दिया जाता है। तुलसी सम्मान लोक एवं पारंपरिक कला के लिए। तानसेन सम्मान जो है वो संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। जबकि इकबाल सम्मान जो है उर्दू भाषा या उर्दू रचना के लेखन के लिए ये दिया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 है कि नवराता लोक नृत्य है कहाँ का है? मालवा का, बुंदेलखंड, निमाड़ का, मध्य भारत क्षेत्र का। जो नवराता है वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया जाता है, जो कि नवरात्रि के समय पर किया जाता है और ये मोस्टली बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक है, जो तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर 40 क्वेश्चन देखें कि प्रथम आदिवासी मेडिकल कॉलेज स्थित है। प्रथम आदिवासी मेडिकल कॉलेज खंडवा, धार, ग्वालियर, बैतूल। तो प्रथम आदिवासी मेडिकल कॉलेज की स्थापना खंडवा जिले में की गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर 41 देखें, भारत भवन का उद्घाटन हुआ। भारत भवन का उद्घाटन कब हुआ? तो 1975, 1982, 1910 और 1993 में। तो आपको पता होगा कि 13 फरवरी 1982 में इसका इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ और उद्घाटन किया किसने था? तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथों जो है इसका उद्घाटन हुआ था। ठीक है, ये है कहां पर? भारत भवन ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और जो इसका डिजाइन किया था वो चार्ल्स कोरिया के द्वारा किया गया था। ये इसके वास्तुकार थे। ठीक है, डिजाइन इन्होंने ही किया था। चलिए अब बात करते हैं कि बिखरे मोती के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 42, बिखरे मोती के रचयिता हैं मुक्तिबोध, अज्ञेय, सुभद्रा कुमारी और दिनकर सोनवलकर। तो बिखरे मोती के रचयिता जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारी कविताएं रचनाएं लिखी हैं, जैसे मुकुल है आपका, त्रिधारा है, बिखरे मोती है ना आपका, लक्ष्मी झांसी की रानी है, बचपन के खेल हैं, सीधे साधे चित्र हैं। तो ये बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान की। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 43, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कहां पर है? तो इसकी स्थापना, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना 1957 में की गई, ग्वालियर में की गई और इसके बाद जो है 1995 में इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया यूजीसी के द्वारा। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वो कहां पर है? ग्वालियर में। ठीक है, 43 का ऑप्शन ए सही होगा। फिर 44 की बात करें कि मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थित है। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय कहां पर है? ओपन यूनिवर्सिटी। तो सतना में, इंदौर में, जबलपुर में, ग्वालियर में। तो ओपन यूनिवर्सिटी जो है मध्य प्रदेश में भोपाल में है, जिसका नाम है राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसकी स्थापना की बात हमने करी थी कि 1991 में भोपाल में इसकी स्थापना की गई। ये तो मध्य प्रदेश में है, लेकिन अगर हम बात करें कि भारत में सबसे बड़ा खुला ओपन विश्वविद्यालय कौन सा है, ठीक है, तो हमने नाम पढ़ा है इग्नू के बारे में। ठीक है, कि इग्नू जो है वो भारत का सबसे बड़ा ओपन विश्वविद्यालय है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 45 की, कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण किया गया है? कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु संहार। तो कुमार संभवम में नहीं हो सकता, अभिज्ञान शाकुंतलम ये भी नहीं है क्योंकि ये एक प्रेम कहानी के तौर पर लिखी गई है और इसमें शाकुंतला का वर्णन मिलता है। मेघदूतम और ऋतु संहार इन दोनों में हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, है ना, मेघदूतम में। मेघदूतम चूंकि इसमें अमरकंटक में ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जब आप जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल एकदम जमीन में चल रहे हैं। ठीक है, आप उन्हें ऐसे हाथों से महसूस कर सकते हैं कि हाँ मैंने पकड़ लिया है। हालांकि वो भी तो वायु होते हैं, ठंडी वायु, उन्हें पकड़ा तो नहीं जा सकता, लेकिन आप फील कर सकते हैं कि हाँ मैंने पकड़ लिया। तो मेघदूतम के माध्यम से जो है तो मेघदूतम में उन्होंने अमरकंटक के सौंदर्य का वर्णन किया था। तो क्वेश्चन 45 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, 46 की बात करें कि मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहां पर स्थित है? तो मूर्ति कला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो ग्वालियर में, रीवा में, धार में, भोपाल में। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, धार में। ठीक है, ये फड़के स्टूडियो कहां है? धार में है। फिर 47 की बात करें
कि मध्य प्रदेश में प्रतिवर्ष अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? अखिल भारतीय, तो नाम से ही स्पष्ट है कि अखिल भारतीय मतलब पूरे भारत का शास्त्रीय नृत्य समारोह कहाँ? पचमढ़ी में, खजुराहो में, ग्वालियर में, ओरछा में। तो आपको पता होगा कि शास्त्रीय नृत्य का जो सबसे बड़ा समारोह होता है उसका आयोजन प्रतिवर्ष लगभग फरवरी व मार्च के महीने में मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया जाता है। ठीक है, और इसका जो प्रारंभ हुआ वो 1976 के बाद से प्रतिवर्ष इसका आयोजन जो है होता रहा है। इसमें देश व विदेश की कई सारे जो कलाकार हैं वो इसमें सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो 47 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर 48 की बात करेंगे, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय, ये कहां पर है? ये भोपाल में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, मध्य प्रदेश का प्रथम वन राजिक महाविद्यालय की स्थापना कहां हुई? वन राजिक का मतलब है फॉरेस्ट रेंजरों के लिए, फॉरेस्ट रेंजर। ठीक है, पीएससी के माध्यम से आप जब लोक सेवा आयोग का एग्जाम देते हैं तो वन सेवा का भी एग्जाम उसी दिन प्रारंभिक परीक्षा के रूप में लिया जाता है। ठीक है, जबकि मेंस जो है वो अलग अलग होते हैं। तो इसी की बात है कि फॉरेस्ट रेंजर के लिए कॉलेज की स्थापना पहली बार कहाँ किया गया? ऑप्शन है बैतूल, जबलपुर, बालाघाट, शिवपुरी। तो आपको बताऊं कि जो पहला वन राजिक विद्यालय महाविद्यालय उसकी स्थापना कहाँ की गई? बालाघाट में 1979 में। ठीक है, पहला। जबकि दूसरा जो महाविद्यालय था उसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बैतूल में, और ये कल की गई थी 1980 में। ठीक है, तो फॉरेस्ट रेंजर के लिए ये है आपका। ठीक है, और ये महाविद्यालय, जबकि आपने सुना होगा फॉरेस्ट गार्ड के प्रशिक्षणों के लिए बहुत सारे केंद्र हैं, जैसे कि आपका रीवा में है, बैतूल में है, पचमढ़ी में है ना, अमरकंटक में है, शिवपुरी में है, झाबुआ में है। तो यहाँ पर फॉरेस्ट गार्ड जो वन प्रशिक्षु होते हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। जबकि फॉरेस्ट रेंजरों के लिए जो महाविद्यालय है वो आपका बालाघाट में पहली बार स्थापित किया गया, और दूसरी की स्थापना हुई कहाँ पर? बैतूल जिले में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फिल्मी कलाकार मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? ठीक है, अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनूप कुमार और अमिताभ बच्चन। तो आपको पता होगा कि अशोक कुमार और जो किशोर कुमार है, अशोक कुमार और किशोर कुमार, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश से स्पष्ट रूप से रहा है। इनका जन्म जो है खंडवा जिले में हुआ। जबकि अमिताभ बच्चन का संबंध प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं है, क्योंकि इनका जन्म प्रदेश में नहीं हुआ, लेकिन जो इनकी धर्मपत्नी है जिनको हम जया भादुड़ी के नाम से जानते हैं, जो विवाह के उपरांत जया बच्चन बनी, तो इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार इन तीनों का संबंध हमें मिल जाता है, लेकिन हमें अनूप कुमार का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं मिलता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर जो आपका सी है, अनूप कुमार, वो आपका सही होगा। ठीक है, इनका संबंध जो है मध्य प्रदेश से नहीं है। तो इस प्रकार से ये पहले 50 क्वेश्चन का डिस्कशन था। तो उम्मीद करते हैं कि अगर हमेशा, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और चारों किसी ना किसी बात को अपने अंदर छुपाए हुए बैठे होते हैं, तो हमेशा आप बस राइट आंसर को ही हम हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन उन 3 ऑप्शनों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, उस प्रश्न का सही उत्तर का चयन तो करना है, लेकिन वो 3 जो और ऑप्शन हैं उस क्वेश्चन में, उन पर भी आपको थोड़ा सा विचार करना है। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं तो मैं मानता हूं कि अभी हमने जो 50 क्वेश्चनों की बात करी, तो वो 50 क्वेश्चन ना होकर के वो 200 क्वेश्चनों का डिस्कशन है वहां पर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर पे हम 50 से लेकर के 51 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चनों का डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।